गरीब सहेली को मिला जादुई तारों का लहंगा। पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, कहाँ हो? आई पिंकी। पुष्पा, तुम्हें पता है पास के गांव में बहुत ही बड़ा मेला लगा है, चलो ना मेला देखने चलते हैं। नहीं पिंकी, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम सब चली जाओ। क्या पुष्पा, जब देखो जब पैसों के लिए रोती रहती हो। यार चलना, पैसे मैं खर्च कर दूंगी, सभी दोस्त जा रहे हैं, अब तू नहीं जाएगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। ठीक है पिंकी, मैं जल्दी से घर का काम खत्म करके आती हूँ। उसके बाद पुष्पा अपनी सभी सहेलियों के साथ मेला देखने जाती है। वे लोग वहाँ पर खूब एंजॉय और मस्ती करते हैं। तभी पिंकी सभी दोस्तों के लिए गर्मा गर्म जलेबी लेकर आती है और अपने सभी दोस्तों को खाने के लिए देती है। पुष्पा, तू जलेबी क्यों नहीं खा रही है? खाना? नहीं पिंकी, तुम लोग खाओ। ऐसे कैसे नहीं खाना है? अरे तू हम लोगों के साथ इतने दूर यहाँ मेला देखने आई है और मेला में आकर हम जलेबी ना खाए, ऐसा भला हो सकता है? पिंकी के बार बार कहने पर पुष्पा भी उन सबके साथ जलेबी खाने लगती है। लास्ट में जब पैसे देने की बारी आती है तो पिंकी कहती है, चलो भाई सभी अपने अपने हिस्से के जलेबी के पैसे निकालो। ये ले पुष्पा, मेरे 20 रुपए। हाँ ये लो, मेरे भी 20 रुपए। और पिंकी, तुम्हें तो पता है ना मेरे पास पैसे नहीं है। क्या कहा? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अरे जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम हम लोगों के साथ इतने बड़े मेले में आई ही क्यों? अच्छा समझ गई, तुम ये सोच कर आई हो ना कि हम अमीर लोगों के साथ घूमने से तुम्हें मुफ्त में अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिल जाएगी, है ना? पिंकी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैं तुम जैसे गरीब लोगों को अच्छे से जानती हूँ। पिंकी, तमीज से बात करो। अरे रे, जरा अकड़ तो देखो इस गरीब भिखारिन की, एक तो फ्री में जलेबी खाली है और जब पैसे देने की बारी आई तो मुझसे ही जबान लड़ा रही है। पिंकी, तुम्हें तो इस गरीब भिखारिन को अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था, गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ पिंकी, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम भी इस गरीब को सबक सिखाए बिना यहाँ से जाने नहीं देंगे। ए गरीब भिखारन, अगर तू चाहती है ना कि हम तेरे हिस्से के भी पैसे दे दे तो तू हम सब के लिए नाच के दिखा। चल अब नाच शुरू हो जा। मेरी ही गलती थी जो मैं तुम लोगों के बहकावे में यहाँ आ गई। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतनी नीच और घटिया किस्म के इंसान हो। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इतने गिरे हुए नहीं। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो मैं तुम्हें जल्दी ही तुम्हारे जलेबी के पैसे लौटा दूंगी, समझी? इतना बोलकर पुष्पा रोते हुए घर चली जाती है। क्या बात है पुष्पा बेटी, मेला से बड़ी जल्दी आ गई। हाँ माँ, मुझे माफ कर दे। मुझे आज पता चल गया कि तू मुझे इन अमीर लड़कियों के साथ दोस्ती रखने से क्यों मना किया करती थी। ये अमीर लोग पैसों से तो अमीर होते हैं, लेकिन दिल के बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं। माँ, आज से मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, बल्कि आपके साथ आपकी सिलाई के काम में आपका हाथ बटाया करूंगी। उसके बाद पुष्पा अपनी माँ के साथ कपड़े सिलने का काम करने लगती है। पुष्पा, जरा इधर आना बेटी, तेरा नाप ले लूं। किस लिए माँ? अरे बेटी, मैंने सिलाई कर करके कुछ कपड़ों के टुकड़े बचाए हैं। तुम्हारा सूट काफी जगह से फट गया है ना, मैं तुम्हारे लिए इन्हीं कपड़ों को जोड़ जोड़ कर सुंदर सा फ्रॉक बनाने जा रही हूँ। माँ, आप मेरे लिए फ्रॉक नहीं एक लहंगा बनाओ, मुझे आपके हाथ का सिला लहंगा पहनना है माँ। ठीक है बेटी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उसी गांव में एक बूढ़ी औरत आती है। वो सबसे पहले पिंकी के घर जाती है। बेटी, मैं बहुत दूर से चलकर आई हूँ, मुझे अभी बहुत आगे जाना है, लेकिन चलते चलते रात हो गई। मुझे आज की रात तुम अपने इस बड़े से आंगन में मेरे सोने के लिए छोटी सी जगह दे दो, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी बेटी। अरे तुमने क्या मेरे घर को अनाथ आश्रम समझ लिया है? ये मेरा घर है, कोई फुटपाथ नहीं जो यहाँ पर तुम सोओगी। जाओ और कहीं और जाकर रात बिताओ। चलो अब निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे लोग उठकर आ जाते हैं। पिंकी उस बूढ़ी औरत को डांट कर वहाँ से भगा देती है। तभी वो बूढ़ी औरत चलते चलते पुष्पा के छोटे से घर के पास आती है। अरे बेटी, कोई है बेटी, ठंड का मौसम है और मुझे काफी आगे जाना है, लेकिन अब रात होने वाली है, तो क्या तुम अपने घर के बाहर मुझे रात गुजारने के लिए छोटी सी जगह दे दोगी? अरे अम्मा, क्यों नहीं, आप अंदर आइए। माँ कहती है हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और आप तो एक अतिथि बनकर हमारे घर आई हैं। अंदर आइए, माँ आपसे मिलकर बहुत ही खुश होंगी। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उसके घर के अंदर आती है। अरे अम्मा जी, आप यहाँ नीचे जमीन पर क्यों बैठ रही हैं? यहाँ ऊपर बैठिए।
अरे बेटी, मैं यही ठीक हूँ। मैं यही आंगन में सोकर रात बिता लूंगी। मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। बस किसी तरह ये रात कट जाए, सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। अरे अम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप इतनी बूढ़ी होकर रात के इस ठंड में आंगन में रात कैसे बिताएंगी और हम अंदर कैसे चैन से सो पाएंगे? ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटी, तुम लोग ज्यादा परेशान मत हो, मैं आराम से यहाँ पर सो जाऊंगी। अरे नहीं अम्मा, ये हमारे घर आए अतिथि का अपमान है। आप अंदर आइए और चलिए हमारे साथ सोइए। हाँ बूढ़ी अम्मा, आप अंदर चलिए। उसके बाद दोनों माँ बेटी बहुत ही आदर के साथ उस बूढ़ी अम्मा को घर के अंदर ले जाती है और उन्हें बड़े ही प्यार से खाना बनाकर खिलाती है। अरे बेटी, ये सब क्या है? तुमने हमें अपने घर में रुकने के लिए दिया, हमारे लिए यही बहुत है। तुम लोग खाना खा लो, मुझे कोई भूख नहीं है। अच्छा, एक तरफ आप हमें बेटी भी कहती हैं और दूसरी तरफ बेटी की बात भी नहीं मानती हैं। अब इस ठंड की रात में भला आप हमारे घर भूखे पेट कैसे सोएंगी और हम खाना खा ले? ऐसा तो भला हमसे नहीं होगा। ये खाना तो आपको खाना पड़ेगा। अब तुम लोग इतना जिद कर ही रहे हो तो अब तो खाना ही पड़ेगा बेटा। बेटा, बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बना है। अरे बेटी, तुम्हारे ये सूट इतने ज्यादा जगह जगह से क्यों फटे हुए हैं? क्या बताऊं अम्मा जी, हम ठहरे गरीब लोग। बस हमारे घर 2 वक्त खाने को रोटी मिल जाए, हमारे लिए यही बहुत है। हम बहुत गरीब लोग हैं अम्मा जी। हमारी बेटी का कब से लहंगा पहनने का मन था, लेकिन मैं गरीब माँ अपनी बेटी को एक जोड़े अच्छे कपड़े तक नहीं दिला पा रही हूँ। रात में बातचीत करने के बाद वे सभी लोग सो जाते हैं। सुबह होने पर वो बूढ़ी औरत अपने झोले से एक लहंगा निकालती है और पुष्पा को देती है। अरे अम्मा जी, इसके क्या जरूरत थी? हाँ अम्मा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरी माँ मेरे लिए सूट बना रही है, आप ज्यादा परेशान मत होइए। अरे बेटा, ये एहसान नहीं है बल्कि उपहार है, और जब बड़े बूढ़े प्यार से कुछ देते हैं तो उन्हें मना नहीं करते हैं, खुशी खुशी उसे स्वीकार करते हैं। ये ले। और हाँ, ये कोई साधारण लहंगा नहीं है, ये एक जादुई लहंगा है। ये लहंगा मुझे तारों की देवी ने दिया था। तुम इस लहंगे से जब भी कुछ मांगोगी, ये लहंगा तारों की तरह ही चमकने लगेगा और ये लहंगा तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी करेगा। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत पुष्पा को वो जादुई तारों का लहंगा देकर वहाँ से चली जाती है। पुष्पा खुशी खुशी उस जादुई लहंगे को पहनकर कहती है, हे जादुई लहंगा, मेरे घर को बहुत ही सुंदर घर में बदल दो। तभी वो लहंगा तारों की तरह ही चमकने लगता है और देखते ही देखते पुष्पा का घर एक बहुत ही सुंदर घर में बदल जाता है। हे जादुई लहंगा, मेरी माँ को खूब सारे पैसे दे दो ताकि उन्हें कभी जिंदगी में पैसों के लिए मेहनत न करना पड़े। पुष्पा के इतना कहते ही उस लहंगे में से काफी सारे पैसे निकलने लगते हैं और उसके घर पैसों का ढेर लग जाता है। अब उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। वे लोग अब बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाते हैं। उसके बाद पुष्पा और उसकी माँ अपने गांव के गरीब और बेसहारा लोगों की भी मदद करने लगते हैं। जब ये बात पिंकी को पता चलती है तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ, कल तक तो ये भिखारी लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये लोग इतने अमीर हो गए? कुछ तो हुआ है बेटी, जरूर इन लोगों के हाथ कोई खजाना लगा है। मैं भी पता लगा कर आती हूँ। उसके बाद पिंकी की माँ प्रेमलता पुष्पा की अमीरी का पता लगाने लगती है। तभी उसे पुष्पा की माँ से पता चलता है जादुई बूढ़ी अम्मा के चमत्कार की वजह से हुआ है। उन्होंने ये सब मुझे अपने यहाँ खाना खिलाने के बदले दिया है। उसके बाद पिंकी की माँ उसे जादुई लहंगे के बारे में बता देती है। सब सुनने के बाद पिंकी की माँ कहती है, ठीक है पुष्पा की माँ, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद पिंकी की माँ उस बूढ़ी औरत की तलाश करने लगती है। काफी ढूंढने के बाद उसे वो बूढ़ी औरत मिल जाती है। अम्मा, कृपया कर हमारे घर चलकर भोजन करके हमें अपना सेवा करने का मौका दीजिए। देखिए अम्मा, मना मत कीजिएगा, हम बड़ी दूर से आपको लेने आए हैं, कृपया हमारे घर चलिए अम्मा। ठीक है बेटी। उसके बाद पिंकी और उसकी माँ दोनों ही उस बूढ़ी अम्मा को भरपेट अच्छे अच्छे पकवान खिलाती है। अम्मा, और कुछ लेकर आऊं? मिठाई खाओगे आप? नहीं नहीं बेटी, हमारा पेट अब भर चुका है,
भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे अम्मा, आपने तो हमें वो जादुई लहंगा दिया ही नहीं। हमने तो आपको इतना अच्छा भोजन कराया, इसलिए आप भी मुझे उस पुष्पा की बच्ची की तरह जल्दी से वो जादुई लहंगा दे दो। अरे ये तो मैं भूल ही गई थी। ये लो बेटी, ये रहा तुम्हारा लहंगा। उसके बाद वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। अरे माँ, ये अम्मा अचानक से कहाँ गायब हो गई? खैर छोड़ो, मैं जल्दी से ये लहंगा पहन कर आती हूँ। पिंकी जैसे ही उस जादुई लहंगा को पहनती है, उसका चेहरा काला और बदसूरत हो जाता है। माँ जल्दी इधर आओ माँ। माँ ये देखो, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया माँ? उस बुढ़िया ने हमें बेवकूफ बनाया। उसने हमें ये कैसा लहंगा दिया है माँ? मैं काली हो गई माँ। तभी उस लहंगे में से एक आवाज आती है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। दोस्तों, तुम लोगों के मन में भरे लालच का है और ये सब उसी लालच का परिणाम है। तुमने उस बूढ़ी अम्मा को पहले तो धुतकार कर भगा दिया और अब तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। यही तुम्हारे लालच की सजा है। उसके बाद दोनों माँ बेटी को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। काली बहू का जादुई अनोखा लहंगा। मीरापुर नाम के एक गांव में सुंदरी अपने पिता राम प्रसाद के साथ रहा करती थी, लेकिन जैसा सुंदरी का नाम था, उसका रंग रूप उससे बिल्कुल अलग था, क्योंकि सुंदरी दिखने में बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत थी, जिस वजह से उसके पिता ने उसकी शादी बचपन में ही अपने दोस्त प्रकाश के बेटे अनुज से कर दी थी। और जैसे जैसे सुंदरी बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गई, क्योंकि सुंदरी की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से सुंदरी को बचपन से ही अपने घर के सारे कामकाज करने पड़ते थे और इसलिए सुंदरी घर के सभी कामकाज में बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गई थी। और सुंदरी को सिलाई बुनाई करना भी बहुत अच्छे से आता था और ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अब सुंदरी बड़ी हो जाती है। तभी एक दिन राम प्रसाद अपने दोस्त प्रकाश को अपने घर बुलाता है और उससे कहता है, देख भाई प्रकाश, अब मेरी बेटी सुंदरी बड़ी हो गई है और वक्त के साथ अब मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बहू यानी कि मेरी बेटी सुंदरी को विदा करके अपने घर ले जाओ। क्यों नहीं राम प्रसाद, मैं आज ही पंडित जी से एक अच्छा मुहूर्त निकलवा कर अपनी बहू को अपने घर ले जाऊंगा, तब तक तुम हमारी बहू का ध्यान रखना। इतना कहकर प्रकाश जब घर आकर अपनी पत्नी दिव्यंती को इस बारे में बताता है, तो उसकी पत्नी दिव्यंती उससे कहती है, अरे ये आप क्या कह रहे हो? मैंने सुना है कि सुंदरी दिखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत है और पूरे गांव में हर कोई उसका मजाक उड़ाता है, और आपने बचपन में ही मेरे बेटे अनुज की शादी उस बदसूरत सुंदरी से करवाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब भला हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो होना था वो तो हो गया ना, और अब सच यही है कि सुंदरी हमारे घर की बहू है और इसे हमें अपने घर में लाना ही होगा। इतना कहकर प्रकाश पंडित से एक मुहूर्त निकलवाकर अपने बेटे के साथ जाकर सुंदरी की विदाई करवाकर उसे अपने घर ले आता है। लेकिन ससुराल में सुंदरी को ना तो उसकी सास और ना ही उसका पति उसे पसंद करता था, लेकिन फिर भी सुंदरी चुपचाप घर के सारे काम किया करती थी और कभी कभी वो अपने मायके जाकर अपने पिता का भी ध्यान रखा करती थी। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी सुंदरी की बदसूरती की वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता था और साथ ही आस पड़ोस के लोग भी दिव्यंती को हमेशा इस बारे में ताने मारा करते थे। अरे दिव्यंती, तुझे अपने फूल से बेटे के लिए कोई और लड़की नहीं मिली थी क्या, जो इस बदसूरत सुंदरी को अपने घर में बहू बना कर ले आई? अरे यह तो कहीं से भी तेरे बेटे के लायक नहीं लगती है। अरे और नहीं तो क्या, एक हमारी बहू है जो लाइट चली जाए तब भी दूध की तरह चमकती है। और इस तरह औरतों के ताने सुनकर दिव्यंती सुंदरी के साथ पहले से भी ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगती है और साथ ही बदसूरत होने की वजह से दिव्यंती ने सुंदरी की मुंह दिखाई की रस्म भी नहीं की थी, जिस वजह से सुंदरी की हैसियत अपने ससुराल में सिर्फ एक नौकरानी के सिवा और कुछ नहीं थी। लेकिन फिर भी सुंदरी खुशी खुशी अपने ससुराल के सभी काम किया करती थी और वो हर काम करने में बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। माँ जी, घर के सारे काम मैंने कर लिए हैं और अगर और कुछ काम हो तो आप मुझे बता देना।
अरे घर के काम हो गए हैं तो क्या हुआ? कल से मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, चलाकर मेरे पैर दबा। इतना सुनकर सुंदरी चुपचाप अपनी सास के पैर दबाने लगती है, लेकिन फिर भी सुंदरी की बदसूरती की वजह से उसकी सभी अच्छाइयों पर पानी फिर जाता था। और तभी एक दिन प्रकाश के घर पर उसके छोटे भाई के बेटे की शादी का कार्ड आता है, जिसे देखकर प्रकाश दिव्यंती से कहता है, दिव्यंती, कल रमेश के बेटे की शादी है और उसने कल सुबह ही हम लोगों को अपने घर पर बुलाया है। अरे ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब भला मैं शादी में कौन सी साड़ी पहन कर जाऊंगी? मैंने तो अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है और अब तो इतनी रात हो गई है, बाजार भी नहीं खुला होगा। इतना कहकर दिव्यंती अपने अलमारी से सभी साड़ियाँ निकाल कर देखने लगती है और कहती है, हाँ यह ठीक रहेगी। वैसे भी ये बनारसी साड़ी तो मैंने अभी तक किसी भी शादी में नहीं पहनी है, लेकिन मैंने तो इसका ब्लाउज भी नहीं सिलवाया है। अब भला इतनी रात में मेरा ब्लाउज कौन सिल कर देगा? दिव्यंती इतना कह ही रही होती है कि तभी सुंदरी उसकी सारी बातें सुन लेती है और उससे कहती है, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आप ये साड़ी मुझे दीजिए, मैं 1 घंटे में आपका ब्लाउज सिलकर तैयार कर दूंगी। अरे तो रहने दे, मुझे अपना ब्लाउज तुझसे सिलवाकर खराब नहीं करवाना है। नहीं माँ जी, मुझे सिलाई करना बहुत अच्छे से आता है, आप एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देखिए। और इस तरह सुंदरी के बार बार कहने पर दिव्यंती अपना ब्लाउज सुंदरी को सिलने के लिए दे देती है, जिसके बाद सुंदरी 1 घंटे से पहले ही दिव्यंती का ब्लाउज बहुत ही अच्छे तरीके से सिलकर तैयार कर देती है। जिसके बाद दिव्यंती अपना ब्लाउज देखकर कहती है, अरे वाह, तूने तो सच में मेरा ब्लाउज बहुत अच्छे से सिला है। और ऐसे ही अगले दिन घर के सभी लोग तैयार होकर शादी में चले जाते हैं, लेकिन बदसूरत होने के कारण वो सब सुंदरी को अपने साथ शादी में नहीं ले जाते हैं और बेचारी सुंदरी घर में अकेली ही रह जाती है। जिसके बाद सुंदरी कहती है, अब भला मैं घर में अकेले क्या करूं? घर के सारे काम तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। अरे हाँ, शादी से पहले मुझे एक बहुत ही सुंदर कपड़ा मिला था, चलो आज उसी कपड़े से अपने लिए लहंगा बनाती हूँ। वैसे भी बहुत दिन हो गए, मैंने अपने लिए कुछ नहीं सिला है। इतना कहकर सुंदरी अपनी अलमारी में से वो कपड़ा निकालकर लहंगा सिलना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में सुंदरी बहुत ही सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर लेती है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। जिसे देखकर सुंदरी कहती है, अरे वाह, ये लहंगा तो सच में बहुत ही सुंदर लग रहा है, चलो एक बार इसे पहन कर देखती हूँ। इतना कहकर सुंदरी जैसे ही उस लहंगे को पहनती है, वैसे ही उसका रंग दूध की तरह गोरा हो जाता है और वो बिल्कुल अप्सरा की तरह दिखने लगती है। और जब वो अपने आप को आईने में देखती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या, इस आईने में दिखने वाली इतनी सुंदर लड़की मैं ही हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बहुत ही ज्यादा बदसूरत थी। इतना कहकर सुंदरी जैसे ही उस लहंगे को उतार कर अपने साधारण कपड़ों में आती है तो वो देखती है कि उसका रंग फिर से पहली की तरह ही हो गया है और यह देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कहती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा रंग रूप अचानक से बदल क्यों जा रहा है? कहीं इस लहंगे की वजह से ही तो नहीं हो रहा ये सब? तभी अचानक से उस लहंगे में से एक आवाज आती है, तुमने बिल्कुल सही कहा सुंदरी, मैं एक जादुई लहंगा हूँ, इसलिए मुझे पहनने के बाद तुम बिल्कुल अप्सरा की तरह खूबसूरत दिखने लगती हो, क्योंकि इस लहंगे का कपड़ा परीलोक में रहने वाली रानी परी ने अपने लिए मंगवाया था, ताकि वो इससे अपने लिए सुंदर सी ड्रेस बनवा सके। लेकिन वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही ये कपड़ा उनके हाथ से छूटकर धरती लोक पर आकर गिर गया और यह तुम्हारे हाथ लग गया। लहंगे की ये बात सुनकर सुंदरी कहती है, इसका मतलब ये लहंगा सच में जादुई लहंगा है, लेकिन क्या तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकती हो जिससे मैं सदा के लिए खूबसूरत हो जाऊं? क्योंकि ये लहंगा मैं हर रोज तो नहीं पहन सकती हूँ ना। क्यों नहीं सुंदरी, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले इस लहंगे को पहनना पड़ेगा। और याद रहे, इस लहंगे के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारा रंग रूप फिर से पहले की तरह ही हो जाएगा।
उस लहंगे की यह बात सुनकर सुंदरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस लहंगे को ले जाकर अपने संदूक में रख देती है। और जब कुछ देर में उसके ससुराल वाले वापस आते हैं तो वो सुंदरी का ये रंग रूप देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे तुम कौन हो और ये हमारी बहू के कपड़े पहनकर क्या कर रही हो? अरे माँ जी, मैं आपकी बहू सुंदरी ही हूँ। क्या सुंदरी? लेकिन तुम तो पहले इतनी बदसूरत थी, फिर अचानक से तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं ही सुंदरी हूँ और अब मैं पहले की तरह बदसूरत नहीं रही। मेरा रंग रूप पूरी तरह से बदल चुका है और ये सब शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और इस तरह सुंदरी ने अपने जादुई लहंगे के बारे में किसी को पता नहीं चलने दिया और अब उसके ससुराल वाले उसे बहुत ही ज्यादा मान सम्मान देने लगते हैं और सभी लोग सुंदरी के साथ बहुत खुश होते हैं। और दिव्यंती भी अपनी बहू की मुंह दिखाई पर पूरे गांव में सभी को दावत देती है और अपनी बहू की खूबसूरती की बहुत तारीफ करती है। और अब अनुज भी सुंदरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है और इस तरह सुंदरी हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले उस लहंगे को पहनती है जिसके बारे में उसने अभी तक किसी को भी पता नहीं चलने दिया था। और अब उस जादुई लहंगे की वजह से सुंदरी को अपने ससुराल में सबका प्यार मिलने लगता है और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।